में डर होता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, या हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं कि अरे हमारे फैमिली मेंबर की सर्जरी हो रही है, तो उसमें आपने कैसे डील की और कैसे सर्जरी की? हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू आर वाचिंग #लखनऊ। द लेजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश में आज हम मिलने आए हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अजय भारती जी से। उनसे मिलकर बहुत सी बातें करेंगे और साथ ही उनकी वाइफ से भी बात करेंगे, डॉक्टर अनीता अजय जी से, और उनके हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या जी से भी बात करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी की ओर। डॉक्टर अजय भारती। डॉक्टर अजय भारती जी का जन्म मिशन हॉस्पिटल बरेली में हुआ। उन्होंने अपनी हायर और सेकेंडरी की पढ़ाई बरेली से पूरी की और 1978 में MBBS की पढ़ाई MALN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से की। इसी के साथ उन्होंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में MS सर्जरी में भी ज्वाइन किया। 1988 में MS करते ही उन्होंने क्लारा स्वैन मिशन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन के रूप में ज्वाइन किया। अपनी मेहनत के चलते 1993 में डॉक्टर अजय भारती ने शाहदाना बरेली में अपना पहला हॉस्पिटल जीवन ज्योति के नाम से शुरू किया और 1997 में अपना दूसरा हॉस्पिटल रामपुर गार्डन में स्थानांतरित करा। डॉक्टर अजय भारती समय के साथ खुद को अपडेट करते हुए बरेली में पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जीवन ज्योति हॉस्पिटल में शुरू की और इसी के साथ आज वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन, यूरो सर्जन, हर्निया सर्जन भी हैं। 2009 में डॉक्टर अजय भारती को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। अपने बड़े बेटे की बीमारी को नजर में रखते हुए उन्होंने बरेली में चैलेंज्ड चिल्ड्रन के लिए चैरिटेबल रिहेबिलिटेशन यूनिट प्रयास एक कोशिश के नाम से शुरू की। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू #लखनऊ। Thank you so very much. I'm really thrilled to meet you, Alicia. सर, सबसे पहले हम सभी से उनकी स्टार्टिंग पूछते हैं, और आपको तो सभी लोग जानते हैं बरेली में, और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आप ओनर भी हैं, आप सक्सेसफुल डॉक्टर भी हैं। तो सर, आपकी सक्सेस की जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई और कब हुई? वेरी राइट। मैंने शुरुआत में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से 12th किया। तब मैं उम्र में थोड़ा छोटा था, जो कि रिक्वायरमेंट थी CPMT के लिए, तो मैंने BSc पार्ट 1 ज्वाइन किया और BSc पार्ट 1 के एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने CPMT 78 क्लियर किया। तो उस समय जो था, मैं तकरीबन 17 साल का था, तो उस समय मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद 78 से लेके 88 तक मैंने इलाहाबाद में MBBS किया, MS किया, और वहीं पे फिर मैंने वहीं पे रहते हुए ICMR की फेलोशिप ली, और वो फेलोशिप मैंने सर्जरी में MS करने के बाद भी कंटिन्यू की फॉर अनदर 3 मंथ्स। और उसके बाद मैं बरेली में, जब मुझे मिशन हॉस्पिटल में जॉब ऑफर हुआ एज सर्जन, तो मैंने मिशन हॉस्पिटल 88 में ज्वाइन किया जुलाई में। उसके बाद 5 साल बतौर सर्जन मैंने मिशन हॉस्पिटल में काम किया और 93 में अपना हॉस्पिटल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के नाम से शाहदाना रोड पे खुला। वो हॉस्पिटल एक रेंटेड बिल्डिंग में था और बहुत जल्दी मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपनी बिल्डिंग बना के एक नया सेटअप शुरू करना है। तो 4 साल बाद ही मैंने 97 में रामपुर गार्डन में जीवन ज्योति हॉस्पिटल से के नाम से ही दूसरा अस्पताल खोला, और 97 से लेके 2003 तक मैंने दोनों हॉस्पिटल चलाए। दोनों में मैं बैठता था, दोनों में ही ऑपरेशन करता था, और दोनों ही हॉस्पिटल्स में मैं पेशेंट्स एडमिट करता था। पर 2007 में मैंने 2003 में मैंने वो हॉस्पिटल बंद कर दिया अपनी तरफ से, जो कि वहाँ और डॉक्टरों ने चलाया उसको उसके बाद। पर मैंने फिर अपने को केवल जीवन ज्योति हॉस्पिटल रामपुर गार्डन में ही केंद्रित कर दिया, और यहीं पे मैं तब से अब तक लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आपने अपनी जर्नी बताई, काफी अच्छी जर्नी थी, लेकिन आप इतने टाइम से सर्जन हैं, एक जनरल सर्जन हैं, तो उसमें आप किस किस टाइप की सर्जरीज करते हैं? जैसा कि आप नाम से ही समझती हैं कि जनरल सर्जरी का मतलब चाकू और पेशेंट।
अब चाकू और पेशेंट का मतलब ये है कि टो से लेके और ऊपर बालों तक सब कुछ कर सकते हैं, और सिंस हम जनरल सर्जन हैं तो हम सब चीज़ों करने के लिए अथोराइज्ड भी हैं। हालांकि आज की तारीख में हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच अलग अलग हो गई है, और लोग भी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा एक स्पेशलिस्ट इलाज मिले। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी हैं जो जनरल सर्जन ही करते हैं। पर जब हम शुरू में मिशन हॉस्पिटल में आए तो हमने न्यूरो सर्जरी के शंट ऑपरेशन भी किए, हमने इसोफेगस का कैंसर का ऑपरेशन भी किया जो 9 घंटे तक चला, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आज भी है। और पर आज ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट सर्जन मौजूद हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। और हम आज भी अपने आप को ज़्यादातर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कर पाते हैं ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा 80 to 90% हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कर रहे हैं। जैसे कि सर आपने अभी वर्ड बोला लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ये आप जीवन ज्योति बरेली में फर्स्ट टाइम लेकर आए थे। जी जी। और लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे सर्जरी है क्या और इससे कैसे डायग्नोस्ड होता है, इसके क्या बेनिफिट्स? आपका मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से है? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो एक तरीके का निदान है। निदान का मतलब ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस तो आज भी बाकी और चीज़ों से होती है, तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ या एमआरआई हुआ, पर जो ट्रीटमेंट है उसकी एक मोडेलिटी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसमें क्या करते हैं, लैप्रोस्कोप इज एक तरीके का एक जो वर्ड है वो बेसिकली एक दूरबीन कहलाता है। वो लैप्रोस्कोप कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी कैविटी में, जब हम किसी पेट में या सीने में दूरबीन डालते हैं तो उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि वो हम किसी ऐसी कैविटी में डाल रहे हैं। अब जैसे मुंह से दूरबीन की जांच होती है तो उसको हम लोग लैप्रोस्कोपी नहीं बोलते, उसको हम लोग एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में पेट में डालते हैं तो पेट की लैप्रोस्कोपी हो गई, अगर चेस्ट में डाल रहे हैं तो चेस्ट में लैप्रोस्कोपी हो गई, या बहुत सारी चीज़ें और नई आ रही हैं। अब जैसे लैट्रिन के रास्ते से भी कुछ इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं, या लेडीज में वजाना के थ्रू भी इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं। कई बार स्किन के नीचे स्पेस बना के वहां से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो इट इज़ नॉट ट्रू। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कैविटी में ही हम लैप्रोस्कोप डालें। तो बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो ऐसी है, और कि हम लोग किसी कैविटी में ऐसे लैप्रोस्कोप डाल के फिर और 2 छेद या 3 छेद बना के उससे अपने इंस्ट्रूमेंट डाल के जो काम करना होता है उसे करते हैं, और फिर उन छेदों को बंद कर देते हैं। ये होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब हम लोग जो शुरुआत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोगों ने की वो उस समय गॉल ब्लैडर के लिए किया, अपेंडिक्स के लिए किया। धीरे धीरे फिर लोगों ने हर्निया की तरफ बढ़ना शुरू किया, हर्निया करना शुरू किया, फिर और वैरायटी के हर्नियास करने शुरू किए। अब फिर धीरे धीरे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बच्चेदानी का ऑपरेशन है, या बच्चेदानी के ऑपरेशन के अलावा कई बार नले में बच्चा फट जाता है, बन जाता है, फट जाता है। उसके अलावा बच्चेदानी के साथ इधर उधर भी कई बार ट्यूमर बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऑपरेशन भी हो रहे हैं, अब खूब हो रहे हैं। इसके बाद भी अब आज की तारीख में मोटापा कम करने का, जिसको हम लोग बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, वो भी हो रहा है खूब। अभी हालांकि बरेली में ये पद्धति नहीं आई है। और इसके अलावा डिफरेंट तरीके के जो कैंसर होते हैं, आंतों के कैंसर होते हैं, पित्त की थैली के कैंसर होते हैं, और भी गुर्दे के कैंसर हैं, या गुर्दे के ऊपर एक सुप्रारीनल ग्लैंड होती है उसके कैंसर हैं। इन सब चीज़ों के कैंसर के इलाज भी अब दूरबीन से खूब अच्छी तरह हो रहे हैं। तो सर आपने बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी सर्जरीज हो रही हैं। सर अगर हम आपके हॉस्पिटल की बात करें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, तो उसमें और आप तो जनरल सर्जन हैं ही वहां पर, और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, और कौन कौन से पेशेंट्स आकर वहां पर दिखा सकते हैं? देखिए, मेरे यहाँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से आई स्पेशलिस्ट में एमएस किया है, और वो वहाँ बैठती हैं और आँख के सारे मरीज देखती हैं। हालांकि कुछ कारणों से वो ऑपरेशंस नहीं करती हैं, पर आँख के सारे मरीजों को देख के उनका निदान और इलाज करती हैं। मेरे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या अग्रवाल हैं, जो सभी तरीके की लेडीज़ के लिए जो बांझपन का इलाज होता है, या बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी या LSCS या सीजरियन सेक्शन होता है, वो करती हैं। और बाकी भी और लेडीज़ के सारे रोगों की, गुप्त रोगों की, बाकी सब चीज़ों की सारी इलाज करती हैं। ये 3 लोग तो हमारे यहाँ पूरे टाइम बैठते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ विजिटिंग फिजिशियंस हैं,
डॉक्टर साहनी साहब हैं, डॉक्टर अजय खन्ना हैं, इसके अलावा डॉक्टर मोहित जिंदल हैं, डॉक्टर कपिल कुल चक्रवर्ती हैं, डॉक्टर महेश त्रिपाठी हैं। ये लोग यूरो सर्जन एंड हम लोग जैसे कहते हैं गैस्ट्रो सर्जन हैं, जो आते हैं हमारे यहाँ और अपने पेशेंट्स एडमिट करके ऑपरेशन करते हैं। सर, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है और आपको बरेली में सभी लोग जानते हैं, तो आपको काफी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया होगा, लेकिन सर आपके लिए सबसे प्रेशियस कौन सा है? देखिए, मेरा सबसे अच्छा वक्त तो और अवार्ड तो मेरे लिए वो था जब मैं IMA का अध्यक्ष बना 2009-2010 में, और वो समय मैंने बहुत अच्छे से निकाला। मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया मेरे अपने डॉक्टर लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने। यही मेरे लिए बहुत बड़ी अवार्ड थी, और आज भी उस आदर और सम्मान को, अपने सीनियर्स के और जूनियर्स के द्वारा दिए गए सम्मान को मैं आज भी अवार्ड की तरह ही अनुभव करता हूँ, उसको महसूस करता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है जब मेरा कोई बहुत खास व्यक्ति, खास डॉक्टर जो अपना घर का पेशेंट लाके मुझसे ट्रीटमेंट कराता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ये तो सर बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है कि कोई और डॉक्टर आपके यहाँ अपने रिलेटिव्स को लेकर आता है। सर, जैसे कि हम जानते ही हैं, हर एक की लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जिसमें वो बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम पर पहुंचता है, सक्सेस होता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा फेज आया होगा जिसमें आपने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की हो, वो फेज कौन सा है? देखिए, हम लोगों के डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ा स्ट्रगल तो अपने को एस्टेब्लिश करना होता है, और एस्टेब्लिश करने के लिए मैं सबसे बड़ा स्ट्रगल मानता हूँ आपके लिए आपकी मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाएंगे, और वो मेहनत तो दिन रात की होती है। और मैं बताऊं, मैंने 93 में जब मैंने अपना हॉस्पिटल खोला, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे ऑपरेशन करता था शुरू, और 3 4 5 जो भी ऑपरेशन होते थे मैं ऑपरेशन करता था। 7:30 8 बजे मैं घर जाता था, घर जाके फ्रेश होके नाश्ता करके फिर आता था। उसके बाद 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक पेशेंट्स देखता था, और फिर 3 बजे के बाद ऑपरेशन करता था, शाम की OPD करता था, फिर जाके सोता था। तो वो स्ट्रगल और वो टाइम आज भी मेरा चल रहा है। आज भी मैं काम सुबह 9 सवा 9 बजे शुरू कर देता हूँ, और रात के 9 10 11 बजे जब तक फ्री होता हूँ तब तक ये काम करता हूँ। जैसे कि सर आपने अपना लाइफ का एक बिजी स्केड्यूल हमारे साथ शेयर किया, तो ये आपके लाइफ का स्केड्यूल है कि आपको बहुत कम टाइम रहता है और आप इतने बिजी रहते हैं, तो उसमें सर आप अपनी फैमिली को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा जो एक जिसको कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड और वो देना चाहूँगा अपनी वाइफ को, जिसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं फैमिली के लिए कहीं डेफिशिएंट हूँ। पर जितना टाइम भी मैं घर पे रहता हूँ, और उसके अलावा भी किसी का भी फ़ोन, वैसे तो मैं एक रिंग पे ही उठाता हूँ, पर फैमिली का जो फ़ोन होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं खास ध्यान रखता हूँ कि एक सेकंड भी न लगे कि मैं किसी से कम्युनिकेशन गैप हो पाए। जितना भरसक प्रयत्न होता है मेरी तरफ से मैं टाइम भी देता हूँ, और अदरवाइज अब जैसे बच्चे दोनों लोग बाहर हैं, मेरा बड़ा बेटा व्हीलचेयर पे है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बच्चे बाहर हैं उनसे भी मैं डेली 2 बार बात कर लेता हूँ, और उनकी समस्याओं का निदान करता हूँ, क्योंकि समस्याएं सबके पास होती हैं, और उनको शेयर करना, उनको आपस में बात करना, उसको डील करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सर आपका ये बिजी स्केड्यूल, आपने बताया कि आप बहुत अच्छे से उसे पैरेलली मैनेज करते हैं और आपकी वाइफ भी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन क्या होता है जब आप इतना ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, कभी कभी स्ट्रेस के मारे फ्रस्ट्रेशन भी आती है, तो आप अपने आप को कैसे कूल रखते हैं, कैसे आप एकदम से कूल नेचर के रहते हैं? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका। मैं इसलिए कहूँगा ये बात क्योंकि मेरा एक शौक है, जो मेरे को शौक है अपनी जिमिंग का और एक्सरसाइज का, और मेरे को लगता है वो मेरा स्ट्रेस बस्टर भी है। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ करीब 40 से 45 मिनट तक, उससे मुझे काफ़ी स्ट्रेस बस्ट होता है मेरा। और मैं शाम को 1-1.5 घंटा जिम में भी जाता हूँ, और मेरे जिम में ट्रेनर आते हैं जो मेरे लिए ही डिवोटेड होते हैं, वो मेरे को जिम कराते हैं 40 से 45 मिनट। तो इस तरह। और दूसरी बात ये कि मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, पर मैं मूवी हॉल में जाके नहीं देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा पार्ट देख लेता हूँ टीवी पे और सो जाता हूँ मैं। तो ये मेरा स्ट्रेस बस्ट होता है इस तरीके से, और मैं काम को ही ये समझता हूँ कि काम से ही मेरा स्ट्रेस बस्ट होता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो उस समय टेंशन्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, पर अदरवाइज आई डोंट फील लाइक स्ट्रेस्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड मैं महसूस नहीं करता हूँ अदरवाइज। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा
मेरा एक शौक जो है वो है ये कि गाना और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, और खुद गाना भी पसंद करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं अकेले भी गाता हूँ और अकेले गाना भी चाहता हूँ, कोई जो सुनने वाला हो या ना हो, मुझे उसमें भी मेरा स्ट्रेस काफ़ी बस्ट होता है। तो क्या हम 2 लाइन्स आपसे सुन सकते हैं? हाँ, बताइए क्या सुनना चाहेंगी? कुछ भी 2 लाइन आप हमें गा के सुनाइए, कैसा गाते हैं? अच्छा, गाना तो तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वाकई आपने अच्छा गाया है, इससे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपका कूल डाउन रहता होगा। लेकिन अभी हमने आपकी वाइफ के बारे में भी सुना, डॉक्टर अनीता जी के बारे में, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस टाइप से अपनी लाइफ को मेंटेन करती हैं और क्या करती हैं। तो उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। थैंक यू अलीशा, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। अभी सर से आपके बारे में सुना और आपके बारे में कुछ बातें भी जानने को मिली, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। अभी सर ने हमें बताया कि आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मैंने और भी चीजें सुनी है कि आप एक डॉक्टर होने के बाद भी आप अपने किसी और चीज में रिहैब यूनिट में शिफ्ट हो गई। जो आपका रिहैब यूनिट है, प्रयास एक कोशिश। तो मैम, सबसे पहले हम आपकी लाइफ की जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि आपने वो शिफ्ट क्यों किया और ये इसमें क्या आप करती हैं बच्चों के लिए। गुड इवनिंग। एंड जैसा आपने डॉक्टर साहब ने बताया, हमारा एक रिहैब यूनिट है, प्रयास एक कोशिश। बेसिकली मैंने मेडिसिन पढ़ी, मेरा शौक था, मेरी इंटरेस्ट थी, मैं आई स्पेशलिस्ट बनी। उसके बाद में शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुई एंड फॉर अबाउट 5 years मैंने आई सर्जरी करी भी, आई डॉक्टर जैसे प्रैक्टिस भी किया। फिर मेरे बड़े बेटे को प्रॉब्लम हुई और वो एक चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड, जिसको सेरेब्रल पाल्सी या आम भाषा में स्पास्टिसिटी बोलते हैं। हम तो लेटे दौड़ भाग करते थे, दिल्ली जाते थे, बॉम्बे गए, सब तरफ गए, सब ट्रीटमेंट दिए, बट ये लगा कि हम कर सकते हैं, आम जनता नहीं कर सकती। और हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को भी, माई मेडिकल एजुकेशन, वो भी इसमें मेरे लिए हेल्पफुल रही कि मैं जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको हर तरह से गाइड कर सकती हूँ। ये सब सोचते हुए हमने प्रयास एक कोशिश शुरू करी। ये फिजिकली चैलेंज्ड, मतलब जो बच्चे चल फिर नहीं पाते या फिर जो बच्चे अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक रिहैब या पुनर्वास केंद्र है। यहाँ बच्चों की हम एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी मदर्स को एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, उनको गाइड करते हैं कैसे बच्चों को करें, और इसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो मैम, इसमें कितने बच्चे अब तक जो है यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? देखिए, जो ये सेरेब्रल पाल्सी या स्पास्टिसिटी होती है, ये ऐसा नहीं होता कि 4 महीने या 6 महीने की थेरेपी होती है। इसमें कई बार लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी होती है। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कितने बच्चे ठीक हुए, तो हमारे पास इस समय करीब 24 बच्चे हैं। कोविड के पहले हमारे पास 40 तक बच्चे थे, फिर कोविड टाइम में धीरे धीरे कम हुआ, बंद करना पड़ा सेंटर। 40 बच्चे थे, उसमें से करीब 20 बच्चे अपने आप चलने फिरने लगे थे, पर उनकी भी रेगुलर थेरेपी थोड़ी देर के लिए चलती रहनी पड़ती है, टिल द एज ऑफ 20-22। आज जो हमारे पास 20 बच्चे हैं, उसमें से करीब 7 बच्चे रेगुलर स्कूल अपना वॉकर या स्टिक लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपकी इस थेरेपी के जरिए कुछ बच्चे जो है अब जा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। जैसे कि मैम, अभी मैंने सर से भी ये बात पूछी कि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, तो मैम हम आपसे भी ये बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए तो सबसे ज़्यादा ये एक बहुत बड़े चैलेंज होगा, क्योंकि सर भी बता रहे थे कि मेनली आप ही पूरे घर को देखती हैं, तो आपके साथ एक आपका चाइल्ड भी ऐसा है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके बाद आपके 2 बेबीज और भी हैं जिनको आपने देखा होगा, साथ में आप रिहैब यूनिट भी चला रही हैं, तो इन पूरे सर्कल को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं ये कहूँगी कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा कोई खोल देता है। मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट दिया, और
इंडिपेंडेंस दी थी, मैं जैसे करना चाहूँ चीज़ों को मैनेज करूँ। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सोशल सर्कल या जो मेरे साथ में लोग थे वो भी काफ़ी इस मामले में मेरे सपोर्टिव रहे। तीसरी चीज, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज, परेशानी, उसकी प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको मालूम है हमारे पास ये परेशानी है, तो आप उसको डील करने चालू कर देते हो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती तो डीलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। यही मैं कहना चाहूंगी, जब भी किसी पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसे एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करते हो तो हर चीज स्मूथली चलने लगती है। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके एक मोटिवेशन फैक्टर भी आया कि आप लोगों को मोटिवेट भी करती है, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम। अभी हमारे सामने बात आई, डॉक्टर अजय जी ने जो है आपके बारे में बताया। आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर दिव्या जी। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बरेली में काफी सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उसमें आपकी स्पेशलिटी क्या है और आप किस टाइप के पेशेंट्स को क्योर करती हैं? मेरा मेन इंक्लिनेशन इज़ एंटीनेटल केयर एंड इनफर्टिलिटी। मेरा इंटरेस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और इनफर्टाइल कपल्स को ट्रीट करने में ज़्यादा है। ओके, इनफर्टाइल में मुझे लगता है शायद आईवीएफ भी आता है, या आईवीएफ अलग चीज है कुछ? नहीं, डेफिनेटली इट इज़ द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी कि व्हेन नॉर्मल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पाते हैं, जिनमें मेजर इश्यूज होते हैं, वहाँ पे वी रेफर द पेशेंट्स फॉर आईवीएफ। हमारे अपने सेटअप में आईवीएफ की फैसिलिटी नहीं है, सो व्हेन वी सी कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी है या एज फैक्टर है, ज़्यादा एज हो रही है पेशेंट की, तो देन वी रेफर सच पेशेंट्स फॉर आईवीएफ। अदरवाइज बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड वर्कअप हम लोग करते हैं। और मैम, फीमेल्स में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप डायग्नोज करती हैं, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आपने फेलोशिप ले रखी है कुछ भी? राइट फ्रॉम प्यूबर्टी, जब गर्ल्स को मेंसेस स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, माहवारी से संबंधित प्रॉब्लम्स, अधिक माहवारी होना, अनियमित होना। इसमें एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो एडोलेसेंट गर्ल्स में बहुत कॉमन है, एंड प्यूबर्टल मीनोरेजिया जिसमें बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है, एंड देन वी डील विद प्रॉब्लम ऑफ वाइट डिस्चार्ज, कॉमनली नोन एज लिक्योरिया। तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती है इवन यंग गर्ल्स एज वेल एज लेडीज़। एंड अदर देन दिस कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं गर्भाशय से संबंधित। गर्भाशय में गांठें होती हैं जिनको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, अंडाशयों में सिस्ट होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। इससे माहवारी भी अनियमित होती है, और कई बार बहुत अधिक माहवारी के दौरान या रेगुलर मंथली बेसिस पे पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में रहता है। तो इन समस्याओं के लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। जैसे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उसमें आप जो है फीमेल्स की डिलीवरीज वगैरह भी करवाती होंगी या सिजेरियंस भी करवाती होंगी, तो उसमें पेशेंट्स काफ़ी पैनिक करता है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, तो उसमें आप कैसे खुद को पेशेंट रखती हैं और पेशेंट्स को कैसे देखती हैं? वेल, फर्स्ट थिंग इज़ कि हम पेशेंट को काम करते हैं फ्रॉम द वेरी एंटीनेटल पीरियड, जब पेशेंट हमें फॉलो कर रहा होता है ड्यूरिंग द 9 months पीरियड कि शी हैज़ टू अंडरगो नॉर्मल लेबर प्रोसेस टर्मिनली, तो हम उनको पहले से काउंसिल करते हैं, स्पेशली इन द 8th and the 9th month, कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, रिलैक्स रखने की कोशिश करें, एंड नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग प्रमोट करते हैं। अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो हम एंकरेज करते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली, एंड आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा, बिकॉज अगर आप ही गिव अप कर दोगे तो भी हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो थोड़ा काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पेशेंट पहले से मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तरीका है डिलीवरी का, ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। सर्जिकल अब बहुत इजी हो गई हैं डिलीवरीज, लेकिन फिर भी उसकी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इंटरफेरेंस तभी होनी चाहिए व्हेन इट इज़ एक्चुअली नीडेड। तो मेरा तरीका काउंसलिंग है, एंड अब हम लोग के पास पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो वी डू ऑफर देम कि इन केस अगर नहीं होगा तो वी कैन गो फॉर दैट। तो एक पेशेंट को ये रहता है कि ठीक है, आई हैव एन ऑप्शन कि अगर मुझे नहीं टॉलरेट होगा तो
मैं पेनलेस, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्टली, तब तक प्रोग्रेस हो जाता है। तो देन नॉर्मली हम लोग पेनलेस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लेकिन ऑफर ज़रूर करते हैं। लेकिन इसमें आपने ये तो बता दिया कि आप पेशेंट की काउंसलिंग करती हैं, आप खुद को कैसे कूल डाउन रखती हैं? हम लोग की ट्रेनिंग, आई वुड से कि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो बहुत ही एथिकल ट्रीटमेंट, बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट को वो लोग encourage करते थे। पेशेंट का डिमांड सीजर जैसा कुछ हम लोग ने कभी किया ही नहीं था, कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपको नॉर्मल ही करवानी है। इतना ज़्यादा वर्कलोड था, पूरी पूरी नाइट हम लोग डिलीवरीज करवाते थे। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वर्क करके आए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसके बाद ये चीज़ें फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हैशटैग लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए। सर बहुत सारी हमने आपसे बातें की, और आपके बाद जो है हमने डॉक्टर अनीता मैम से और डॉक्टर दिव्या जी से भी बात की। लेकिन सर आपसे एक चीज़ पूछना मैं तो भूल गई, और मैं ये जानना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरीज करते हैं, आपने भी की हैं काफ़ी सारी सर्जरीज, बहुत इजीली कर ली होंगी। लेकिन कभी जब फैमिली मेम्बर्स की सर्जरीज की बात आती है तो उसमें क्या होता है, कभी दिल में डर होता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, या हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं कि अरे हमारे फैमिली मेम्बर की सर्जरी हो रही है। तो उसमें आपने कैसे डील की और कैसे सर्जरी की? बेहद अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सामने जब पेशेंट होता है मेरी टेबल पे, ओटी टेबल पे, तो वो मेरे लिए केवल पेशेंट होता है, चाहे वो मेरा फैमिली का मेंबर हो, चाहे कितना भी क्लोज हो, और यही समझ के मैं ऑपरेट करता हूँ कि वो मेरे लिए केवल पेशेंट है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक फैमिली मेंबर का सवाल है, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सीज़र के द्वारा हुए हैं, और तीनों ही सीज़र मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ऑपरेट कराए हैं। और इसके बाद मेरी मदर की सर्जरी जो कैंसर की थी वो दिल्ली में हुई थी, बट शी वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट सर्जरी। तो उसके बाद उनकी 2 सर्जरी मैंने यहाँ बरेली में खुद की। उसके अलावा मेरे पापा जी की अभी 1.5 महीना पहले सर्जरी हुई, वो मैंने साथ में कराई अभी गैस्ट्रो सर्जन के साथ। और तो मुझे कभी कोई ऐसा परेशानी महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है कि मैं अपने से ज़्यादा किसी और पे उस काम के लिए कैसे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूँ तो वो मैं चाहूँगा मैं खुद ही करूँ। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने हैशटैग लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए भी आज बहुत खुशी की बात है कि मैंने ये अपना प्रोफाइल और अपने बारे में आपको सब कुछ बताया। मुझे भी बेइंतहा खुशी है हैशटैग लखनऊ के साथ मिलकर। शुक्रिया बहुत बहुत।